गैरी मैककिनन स्कॉटिश सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और हैकर थे। वो हमेशा यूएफओ से ऑब्सेस्ड थे। उन्हें लगता था गवर्नमेंट्स जानती हैं कि यूएफओस और एलियंस हैं, लेकिन वो इसे दुनिया से छुपा रही हैं। 2000 में गैरी ने कुछ खुफिया रिसर्च करने का फैसला किया क्योंकि वो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट थे। उन्होंने यूएस गवर्नमेंट के कंप्यूटर से जानकारी निकाली और उन्हें जो मिला वो इतना शॉकिंग था कि पूरी यूएस गवर्नमेंट पैनिक मूड में आ गई। यूएस गवर्नमेंट ने गैरी को 70 साल की जेल की सजा दिलवाने की कोशिश की, लेकिन गैरी के हाथ ऐसी कौन सी जानकारी लग गई थी कि यूएस गवर्नमेंट उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। वो जानकारी थी एलियंस। गैरी के फादर साइंस फिक्शन और स्पेस ट्रैवल जैसे सब्जेक्ट से फैसिनेटेड थे और यही सब पढ़ते हुए गैरी भी बड़े हुए थे। यही वजह है गैरी जब 12 साल के हुए उन्होंने ब्यूफोरा ज्वाइन किया, जो ब्रिटिश यूएफओ रिसर्च एसोसिएशन थी। लेकिन 1 साल बाद जब गैरी 13 वर्ष के हुए तब उन्होंने खुद यूएफओ को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने आसमान में ब्राइट रेड लाइट को तेजी से इस तरह मूव होते देखा जैसे पानी में डॉल्फिन्स मूव होती हैं। समय बीतने के साथ गैरी कन्विंस होते गए कि दुनिया में कुछ गवर्नमेंट्स मौजूद हैं जो यूएफओस और एलियंस का सच जानती हैं, लेकिन उसे हमसे छुपाया जा रहा है, खास तौर पर यूएस गवर्नमेंट। अब गैरी कंप्यूटर और नेटवर्किंग में एक्सपर्ट थे और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का ही काम कर रहे थे। वो अपनी जॉब में माहिर थे लेकिन काफी बोर हो चुके थे। उनका पैशन यूएफओस था और ये धीरे धीरे ऑब्सेशन बनता जा रहा था। गैरी को पता था कि यूएस गवर्नमेंट और नासा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करती हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम तैयार किया जिसका काम किसी खास नेटवर्क में मौजूद सभी कंप्यूटर्स के पासवर्ड चेक करने का था। उनका ये प्रोग्राम लगभग 1 साल तक काम करता रहा और फिर उन्हें गवर्नमेंट के सैकड़ों ओपन कंप्यूटर्स का एक्सेस मिल गया। आज तक गैरी का यही कहना है कि वो गवर्नमेंट कंप्यूटर्स को हैक नहीं कर रहे थे, बल्कि वो तो बस कुछ इंफॉर्मेशन निकालना चाहते थे, जो बेसिकली हैकिंग ही है। गैरी को मिले ओपन कंप्यूटर्स में यूएस नेवी, यूएस स्पेस कमांड और नासा के कंप्यूटर्स शामिल थे। उन्होंने इंफॉर्मेशन निकालना शुरू किया, लेकिन उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिल रहा था। फिर उनके हाथ लगी स्प्रेडशीट। गैरी ने यूएस गवर्नमेंट की कुछ हाईली क्लासिफाइड फाइल्स को एक्सेस कर लिया था। इसमें से ज्यादातर तो बोरिंग डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे स्टाफ रिपोर्ट्स, डिपार्टमेंट मेमोस और ब्यूरोक्रेटिक पेपरवर्क। लेकिन गैरी को यूएस नेवी सर्वर में एक स्प्रेडशीट मिली जिसका नाम था नॉन टेरेस्ट्रियल ऑफिसर्स। इस डॉक्यूमेंट में कई नाम लिखे हुए थे। गैरी उन ऑफिसर्स की लिस्ट देख रहे थे जिनकी पोस्टिंग ऐसे स्टेशंस में हुई थी जो धरती पर नहीं थे। इस डॉक्यूमेंट में ऑफिसर्स के एक शिप से दूसरी शिप में ट्रांसफर की डिटेल भी मौजूद थी। अब गैरी ने इन शिप्स के नाम यूएस नेवल रजिस्ट्री में ढूंढने की कोशिश की। उन शिप्स का नाम नेवल रजिस्ट्री में था ही नहीं। ये ऑफिसर्स एक सीक्रेट फ्लीट में पोस्टेड थे जो स्पेस में ऑपरेट कर रही थी। और ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज नहीं थी जो गैरी को मिली थी, क्योंकि स्प्रेडशीट तो सिर्फ रिटर्न इन्फॉर्मेशन होती है। नेवल सर्वर से ही गैरी के हाथ लगी थी एक पिक्चर। गैरी ने डोनाहर की टेस्टिमनी सुनी थी। ये फॉर्मर नासा एम्प्लॉय रह चुकी थी जिन्होंने सालों तक नासा में काम किया था। डोना का कहना था उन्होंने नासा की पिक्चर्स में कई बार यूएफओस को देखा था, लेकिन फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह की तस्वीरों से नासा हमेशा यूएफओस को गायब कर देता था। 1980s में डोना नासा के लिए जॉनसन स्पेस सेंटर में काम कर रही थी। खास तौर पर वो हाईली सिक्योर्ड एरिया में काम कर रही थी जिसे बिल्डिंग नंबर 8 कहा जाता है। एक दिन डॉना अपने कोवर्कर के ऑफिस किसी काम से गई थी। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, उसके कंप्यूटर स्क्रीन में एक यूएफओ की तस्वीर खुली हुई थी। उसने डॉना को एक सिगार शेप्ड ऑब्जेक्ट दिखाया जो डॉना को बिल्कुल समझ नहीं आया। उन्होंने कहा शायद ये स्कैनिंग डिफेक्ट होगा या फिर कोई ब्लॉब हो सकता है। फिर उस वर्कर ने डॉना से कहा, स्कैनिंग डिफेक्ट्स और ब्लॉब्स जमीन पर परछाई नहीं छोड़ते। गैरी स्टोरी से काफी प्रभावित थे और जानते थे कि डॉना सच कह रही हैं। अब उनके पास नासा की कंप्यूटर्स का एक्सेस पहले से ही था, तो उन्होंने एक प्रोग्राम तैयार किया जो इमेजेस को ढूंढ सके। अब गैरी ने बिल्डिंग नंबर 8 के नेटवर्क को हैक किया और वहां के कंप्यूटर्स को खंगालना शुरू किया। एक कंप्यूटर में उन्हें रॉ, फिल्टर्ड, अनफिल्टर्ड और प्रोसेस नाम के 4 फोल्डर्स मिले। डॉना ने भी एग्जैक्टली ऐसे ही बिल्डिंग नंबर 8 के कंप्यूटर्स को डिस्क्राइब किया था। अनप्रोसेस फोल्डर में एक इमेज थी, लेकिन उसका साइज काफी बड़ा था, इसलिए गैरी उसे डाउनलोड नहीं कर सके। अब उन्होंने इस पिक्चर को रिमोट डेस्कटॉप के जरिए नासा के ही कंप्यूटर में देखने की कोशिश की। जैसे ही इमेज धीरे धीरे ओपन हुई,
उन्हें क्लाउड्स नजर आने लगे और फिर इसके बाद उन्हें नजर आई स्पेसशिप। गैरी को विशाल सिलेंडर जैसा ऑब्जेक्ट दिखा जो एकदम स्मूथ और शाइनी था। अब क्योंकि ये इमेज नासा के डेस्कटॉप पर ही खुली थी, गैरी ने कुछ ही मिनट्स बाद माउस कर्सर को अपने आप मूव होते देखा। जो भी बिल्डिंग नंबर 8 के उस कंप्यूटर में बैठा था उसने अपना कंप्यूटर स्विच ऑफ कर दिया। अब गैरी के लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर थी। अच्छी खबर ये थी कि गैरी सही थे। यूएस गवर्नमेंट न केवल यूएफओस और एलियंस के बारे में जानती थी बल्कि उस इंफॉर्मेशन को वो छुपा भी रही थी। बुरी खबर ये थी कि अब यूएस गवर्नमेंट गैरी के पीछे थी। गैरी के हाथ और भी एविडेंसेस लगते गए जब उन्होंने नॉन टेरेस्ट्रियल ऑफिसर्स वाली फाइल को पढ़ना शुरू किया। ये यूएस मिलिट्री के अंदर चल रहे सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम के सबूत थे। ये सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम नया नहीं था बल्कि लगभग 50 साल पहले से चल रहा था। 1960s में ही यूएस गवर्नमेंट मर्करी, जेमिनी और अपोलो प्रोग्राम के पैरेलल एक और प्रोग्राम पर काम कर रही थी। इसे मैन्ड ऑर्बिटिंग लाइब्रेरी या मॉल कहा जाता था। इस प्रोग्राम की अपनी अलग फैसिलिटी और स्टाफ था। इनके यूनिफॉर्म्स और स्पेस सूट्स नासा से बिल्कुल अलग बनाए गए थे। यह ऑपरेशन इतना सीक्रेट था कि स्टाफ मेंबर्स की वाइफ्स तक को जानकारी नहीं दी गई थी कि आखिर वो लोग किस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। मॉल प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव स्पेस में एक स्पाई स्टेशन बनाने का था, लेकिन 1969 में प्रेसिडेंट निक्सन ने इसे कैंसिल कर दिया था। लेकिन जो जानकारी गैरी के हाथ लगी थी वो कोई कोल्ड वॉर स्पाई प्रोग्राम से कहीं ज्यादा बड़ी थी। जब गैरी नासा के डेस्कटॉप पर यूएफओ की तस्वीर देखते पकड़े गए, यूएस ऑफिशियल्स ने ब्रिटिश अथॉरिटीज पर प्रेशर बनाना शुरू किया कि वो गैरी को ट्रैक डाउन करने में उनकी मदद करें। ईयर 2002 में गैरी को अरेस्ट कर लिया गया और उनके ऊपर 97 चार्जेस लगाए गए। इसमें यूएस इंटेलिजेंस एसेट्स को डैमेज करना, $800,000 का नुकसान पहुंचाना, यूएस के दर्जनों कंप्यूटर्स को हैक करना और नासा के 16 कंप्यूटर्स को हैक करना शामिल था। यूएस गवर्नमेंट ने कहा गैरी ने उनकी फाइल्स को ऑल्टर किया और इंपॉर्टेंट फाइल्स को डिलीट भी किया था। ये चार्जेस काफी अग्रेसिव थे और यूएस गवर्नमेंट सच में काफी गुस्से में थी। गैरी ने 10 सालों तक इन चार्जेस के खिलाफ केस लड़ा और पूरे समय यूके में ही रहने के लिए प्रयास किया, क्योंकि अगर उन्हें ले जाया जाता तो तुरंत ही उन्हें 70 साल की सजा सुना दी जाती। मीडिया ने स्टोरी पिक की, लेकिन उसमें यूएफओस कनेक्शन का जिक्र ही नहीं किया। एकमात्र चैनल जिसने स्टोरी के यूएफओ एंगल को पब्लिश किया वो था यूके डेली मेल, जो आज भी काफी प्रतिष्ठित न्यूज ब्लॉग माना जाता है। इसी पब्लिसिटी की वजह से गैरी बच भी पाए थे। उस समय में गैरी का केस यूके होम सेक्रेटरी थेरेसा मे के पास पहुंचा, जो कुछ ही समय में प्राइम मिनिस्टर बनी और उन्होंने ही गैरी को यूएस ले जाने की परमिशन नहीं दी। गैरी ने कानून तो तोड़ा ही था, लेकिन उन्होंने यूएस का कुछ भला भी किया था। उन्होंने सोलो नाम से यूएस गवर्नमेंट को ईमेल्स भेजे कि उनकी सिक्योरिटी काफी वीक है। It should be used for the good of all of us, free energy, or at least very cheap. If this is being kept secret, why? Because obviously that would be used against people if it's being kept secret, rather than furthering humanity. गैरी के केसेस 2012 में खत्म हो गए और वो यूएफओ कम्युनिटी में एक सेलिब्रिटी बन गए थे, क्योंकि उन्होंने कथित रूप से यूएफओस के बारे में गवर्नमेंट के नॉलेज को एक्सपोज कर दिया था। लेकिन इनके केस से हमें पता चलता है कि यूएस कुछ सिनिस्टर कर रहा था। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि यूएफओ के बारे में यूएसए को पता है और वो हमसे जानकारी छुपा रहा है, बल्कि एक पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में 1000 लोगों का स्टाफ मौजूद है, स्पेसशिप्स हैं और इतने एडवांस वेपन्स हैं जो हमारी आर्मीज के पास भी नहीं हैं। और इस प्रोग्राम का एक नाम भी है, सोलर वार्डन। Another incident, I knew someone in quarantine with the Apollo astronauts. He told me that the Apollo astronauts saw craft on the moon when we landed. इसी समय गैरी यूएस सीक्रेट इंफॉर्मेशन पर रिसर्च कर रहे थे और सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम के रूमर्स सामने आने लगे थे। सोलर वार्डन दरअसल एक दूसरे स्पेस प्रोग्राम की वजह से अस्तित्व में आया था, जिसे स्ट्रैटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव कहा जाता है। यह एक डिफेंस प्रोग्राम था जिसे मीडिया ने स्टार वॉर्स का नाम दिया था। इस प्रोग्राम में मल्टीपल स्पेस प्लेटफॉर्म का यूज किया गया था जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसे लगते थे। इस प्रोग्राम का मिशन सोलर सिस्टम में घूमकर अनऑथराइज्ड एलियन इन्वेजन का पता लगाना था और यूएस बेस्ड फोर्स को रिपोर्ट करना था। रूमर्स की माने तो यूएस और दूसरे कुछ नेशंस ने मिलकर एक ट्रीटी साइन की थी जिसमें निर्देश थे कि लिमिटेड नंबर ऑफ एलियंस को धरती पर एक समय में विजिट करना अलाउ किया जाए। लेकिन एलियंस इस ट्रीटीज को दशकों से तोड़ते आए हैं। अब रीगन को मिलिट्री और सिविलियन लीडर्स ने एलियन के बारे में बताया था। वो तुरंत एक्टिव हो गए और धरती को एलियन से बचाने के काम में लग गए थे। हमें ये सब कैसे पता चला? क्योंकि ये सब खुद रीगन ने ही कहा था। ईयर 2000 में कॉलिंस ने रीगन डायरीज पब्लिश की।
जो कि प्रेसिडेंट की व्हाइट हाउस में रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में लिखी गई थी। इसमें वो पेजेस भी शामिल थे जो रीगन दिन भर में कई बार लिखते थे। जून 1985 की एक एंट्री में प्रेसिडेंट ने ये लिखा, Lunch with 5 top space scientists. It was fascinating. Space truly is the last frontier, and some of the developments there are like science fiction, except they are real. I learned that our shuttle capacity is such that we could orbit 300 people. अब अगर आप ध्यान दें तो नासा की स्पेस शटल की कैपेसिटी 8 लोगों की ही है। उस समय नासा के पास सिर्फ 4 शटल्स थे। अगर सारे एक साथ भी भर दिए जाएं तो 32 लोगों की कैपेसिटी बनती है, 300 लोगों की नहीं। अब लोगों को समझ आया कि रीगन नासा शटल्स की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि यूएस प्रोग्राम की बात कर रहे थे जो 1979 में कैंसिल हुआ था। ये प्रोग्राम एक स्पेस प्लेन बनाने के बारे में था जिसे स्टार रेकर नाम दिया गया था। ये स्टार रेकर बेहद विशालकाय होने वाला था जिसकी कैपेसिटी 300 लोगों से ज्यादा की थी। अब इस एंट्री से तो यही निष्कर्ष निकलता है कि सोलर वार्डन रियल प्रोग्राम था जिसमें स्टार रेकर का इस्तेमाल किया गया। सोलर वार्डन प्रोग्राम का पहली बार जिक्र अर्ली 2006 में हुआ था। ओपन माइंड्स फोरम के बुलेटिन बोर्ड में एक एनोनिमस एंट्री सामने आई। We have a space fleet with code name Solar Warden. There were, as of 2005, each ship is equivalent to aircraft carriers, and 43 protectors, which are space planes. One was lost recently to an accident in Mars, while it was attempting to resupply the multinational colony within Mars. This place was established in 1964 by American and Soviet teamwork. Not everything is as it seems. We have visited all the planets of our solar system, at a distance of course, except Mercury. These ships includes members from other countries and have sworn an oath to the world government. अब 2012 में हफिंगटन पोस्ट में एक मेजर न्यूज आर्टिकल लिखा गया। आर्टिकल में खुलासा किया गया कि सोलर वार्डन 1980s में शुरू किया गया और यूएस नेवल नेटवर्क एंड स्पेस ऑपरेशंस कमांड के जरिए कंट्रोल किया जाता है। प्रोग्राम में 8 मैसिव कैरियर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो 800 फीट लंबे हैं। हर कैरियर में 300 लोग होते हैं और हर एक कैरियर को 40 स्काउट शिप्स प्रोटेक्ट करती हैं और यही शिप्स एलियन इंट्रूडर्स को धरती पर आने से रोकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार मून और मार्स पर इसके परमानेंट बेसिस मौजूद हैं। डैरिन पर्स ने सोलर वार्डन स्टोरी को खुद इन्वेस्टिगेट किया था। 2010 में उनसे एक विसल ब्लोअर ने संपर्क किया था जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का था। इस कॉन्टैक्ट ने कंफर्म किया कि सोलर वार्डन रियल है। While conducting an FOI or Freedom of Information request with the Department of Defense, I had much unexpected response by email from them, which read, "About an hour ago, I spoke to a NASA rep who confirmed this was their program and that it was terminated by then President Obama." तो प्रेसिडेंट ओबामा ने सोलर वार्डन प्रोग्राम को 2000 में कैंसिल किया था। पर्क्स ने अब अपने ओरिजिनल आर्टिकल पर बात करना बंद कर दिया और कोई फॉलो अप भी नहीं दिया। नासा और डीओडी ने तो कभी उसे मेंशन भी नहीं किया था। तो हमारे पास एनोनिमस लोगों की रिपोर्ट्स रह जाती हैं जिन्हें सबूत नहीं माना जा सकता। लेकिन 2007 में हमें और भी एविडेंसेस मिले और इस बार फोटोग्राफ्स के साथ। 2007 में एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर जॉन लीनर्ड वेल्सन ने एक नई तकनीक का इस्तेमाल रात के आसमान को फिल्म करने के लिए शुरू किया। उन्होंने ऐसा इक्विपमेंट अपने टेलीस्कोप में फिट किया जो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम को कैप्चर कर सकता था। उन्होंने पहले स्पेस स्टेशंस को कैप्चर किया और एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया कि उनकी तकनीक काम कर रही थी। फिर उन्होंने स्टार्स की वीडियो फिल्म करना शुरू किया और चीजें अजीब होने लगीं। उन्हें पता लगा कि बहुत से ऐसे स्टार्स हैं जो स्टार्स हैं ही नहीं, बल्कि वो मैसिव स्पेस प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक वैसे ही जैसे सोलर वार्डन में इस्तेमाल हुए थे। कुछ में सोलर पैनल्स थे तो कुछ में वेपन्स अटैच थे। विल्सन ने कंफर्म कर दिया कि सोलर वार्डन सच था, लेकिन पिक्चर्स रिलीज करने के बाद उनके घर पर ब्लैक हेलीकॉप्टर्स मंडराने लगे। विल्सन ने बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। सोलर वार्डन की स्टोरी सामने आते ही कई विटनेसेस सामने आने लगे जिन्होंने दावे करना शुरू किया कि वो उस प्रोग्राम में शामिल थे। इनमें से एक लॉरा आइजनहावर थी जो प्रेसिडेंट आइजनहावर की ग्रेट ग्रैंडडॉटर थी। उन्होंने बताया कि अर्ली एज में उन्हें किडनैप किया गया था और दूसरे प्लैनेट्स पर भेजा गया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एलियन स्पीशीज के साथ वॉर भी देखी थी। उस स्पीशीज को एरकन्स कहते हैं। एंड्रयू बैसियागो दूसरे विसल ब्लोअर थे जिन्हें अर्ली एज में सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम में रिक्रूट किया गया था। वो कई बार मार्स पर ले जाए गए थे। 2015 में कुछ और विसल ब्लोअर्स भी सामने आए थे जिनमें कोरी गुड भी शामिल थे। उन्होंने बताया ब्लू एवियंस एक फ्रेंडली स्पीशीज है जो एलियंस के सुपर फेडरेशन में शामिल थे। ये बींग्स ह्यूमन रेस को दूसरी खतरनाक एलियन रेसेस से प्रोटेक्ट करते हैं जैसे रेप्टिलियंस।
गुट की माने तो कुछ लोग लंबे समय से गवर्नमेंट पर दबाव बना रहे हैं कि वो सारी इन्फॉर्मेशन का फुल डिस्क्लोजर पब्लिक के सामने करें, जो अभी तक तो नहीं हुआ है। जितनी भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो फुल डिस्क्लोजर के बाद ही सामने आ सकती हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।